ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो ये जो आपकी जो सीरीज चल रही है यहाँ पे, जो आपके मॉडल पेपर को जो सॉल्यूशन की सीरीज है, इसमें फर्स्ट मॉडल पेपर का पार्ट 4 है ये, जिसमें हम 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन, जो आपको मेन जो फोकस करना है, उसी क्वेश्चन फोकस करना है जो रियल में आपके कंसेप्ट तो क्लियर थे लेकिन आपसे गलत हो गया और साथ में आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिला है, तो वो आप अलग से नोट्स में उसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द यूनिट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देखो ये कह रहा है कि आपकी ऐसी कौन सी यूनिट होती है जो कि ट्रैक करती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी उसके लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है। तो देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे एक आपका प्रोग्राम काउंटर होता है, पीसी होता है। देखो पीसी होता है, तो पीसी देखो क्या रखता है, पीसी हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, सपोज करो इंस्ट्रक्शन I1 है, इंस्ट्रक्शन I2 है, इंस्ट्रक्शन I3 है, इंस्ट्रक्शन I4 है, इंस्ट्रक्शन I5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो देखो यहाँ पे एक तो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जो कि आपका रखता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड आपका होता है कि आपके प्रोग्राम काउंटर होता है। तो देखो ध्यान रखना, अगर सपोज करो कि 3 नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, 4। तो पीसी ऑलरेडी किसको रखेगा, 4 को रखेगा। इसका मतलब यहां से पीसी के द्वारा, प्रोग्राम काउंटर द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपका रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर कौन सा होता है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, प्रोग्राम काउंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, प्रोग्राम काउंटर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन एसक्यूएल डेटाबेस। ये कह रहा है कि इनमें से नॉन एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, आपसे पूछना है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी तो आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जो बहुत प्रचलित डेटाबेस है। अगर नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात करूं तो सबसे प्रचलित जो डेटाबेस है वो आपका कौन सा है, मोंगोडीबी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बेस्ड जो होता है मोंगोडीबी है। दूसरा एसक्यूएल सर्वर। देखो एसक्यूएल सर्वर आपका कैसे है, आपका आरडीबीएमएस है। कैसा है, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस है। तो यहाँ पे आपका एसक्यूएल सर्वर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो कैसेंड्रा। कैसेंड्रा किसका है, कैसेंड्रा आपका नो एसक्यूएल है, ठीक है। तो यहाँ पे मोंगोडीबी और कैसेंड्रा दोनों आपकी क्या है, नो एसक्यूएल है। ये आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस है दोनों। तो यहाँ पे आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये भी आपका क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस। अच्छा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर हो बी है, एसक्यूएल सर्वर, जो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। देखो द मेन मेमोरी एड्रेस, देखो ये कह रहे हैं द मेमोरी एड्रेस। देखो ये मेमोरी एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। मेमोरी एड्रेस तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। अच्छा, कोई भी एरे उसका फर्स्ट एलिमेंट। देखो सपोज करो यहाँ पे मैं कोई भी एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लिया इंट ए लिया और जिसके अंदर मैंने वैल्यू लिया, यहाँ पे सपोज करो मैं 10 लिया, 20 लिया, ठीक है, और यहाँ पे 30 लिया और 40 लिया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एरे का, सपोज करो एरे का जो फर्स्ट एड्रेस होता है, मतलब 0 जो एड्रेस होता है एरे का, तो यहाँ पे जो एरे का जो फर्स्ट एड्रेस होता है, जिसका इंडेक्स हम 0 होता है, उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। क्या कहते हैं, बेस एड्रेस। क्या कहते हैं, तो देखो ध्यान रखना, एरे का जो एक तो इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स में देखो एरो का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का ध्यान रखना आपको, जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और जो 0 के जो इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, बेस एड्रेस। इसका मतलब होता है जो 0 पे इंडेक्स पे जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, आपका बेस एड्रेस कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। शायद ये आपके जो आपके मॉडल पेपर है उसमें शायद ये रॉन्ग आपके प्रिंट है, जो आंसर है वो रॉन्ग प्रिंट है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बेस एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, टू मेन मेजर फॉर द इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। देखो किसी भी एल्गोरिथम की इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या मेजर करते हो। देखो कोई भी जो एल्गोरिथम होती है, देखो समझो एल्गोरिथम क्या होती है। देखो एल्गोरिथम होती क्या है, देखो एल्गोरिथम एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या, कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमारी जो टास्क होती है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एल्गोरिथम की सहायता से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। अच्छा, जो एल्गोरिथम होती है वो हमेशा फाइनाइट होती है। इसका मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई फाइनाइट प्रोसेस चलता है।
अच्छा, उसको मेजर करने के लिए देखो, एल्गोरिथम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी टास्क, तो ध्यान रखना एल्गोरिथम जो मेजर की जाती है, तो वहां पे जो भी आपके एल्गोरिथम के अंदर जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए और साथ में उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना उसको मेजर करते हैं टाइम और स्पेस से। ठीक है, टाइम क्या होता है, हमें उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए और उस एल्गोरिथम के लिए कितना स्पेस चाहिए। तो आपके स्पेस और टाइम आपके दो आपके यहाँ पे मेजरमेंट होते हैं एल्गोरिथम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो टाइम फैक्टर व्हेन द डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम। ये कह रहा है कि जो टाइम फैक्टर है वो डिटरमाइन एल्गोरिथम की इफिशियंसी को डिटरमाइन कर रहा है। तो टाइम फैक्टर कैसे मेजर, मतलब टाइम फैक्टर आप निकालो कैसे, मेजर कैसे करोगे टाइम फैक्टर। तो देखो टाइम फैक्टर मतलब है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, हमारी जो ऑपरेशन है, वो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी है, वो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या बताएंगे हमारे, एक्चुअली क्या है कि जितने हमारे ऑपरेशन होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, हमारा टाइम फैक्टर होता है। और उनको स्टोर करने के लिए जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस फैक्टर होता है। तो टाइम फैक्टर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है काउंटिंग माइक्रो सेकंड, देखो काउंटिंग माइक्रो सेकंड। अगला ऑप्शन है काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन। अगला ऑप्शन काउंटिंग द नंबर ऑफ द स्टेटमेंट, काउंटिंग द किलो बाइट ऑफ द एल्गोरिथम। तो देखो ध्यान रखना कि जो भी आपके की ऑपरेशन होते हैं, जो भी आपके की ऑपरेशन होते हैं, इसका मतलब होता है कि एल्गोरिथम में टाइम फैक्टर आपका कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो भी आपके, जैसे सपोज करो कुछ आपके एल्गोरिथम में क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट हमें टाइम फैक्टर में नहीं लेना, हमें लेना है कि एक्चुअल में जो लूप्स हैं उनको में टाइम, मतलब की फैक्टर को में, की जो ऑपरेशन होते हैं उनको में क्या करना है, टाइम फैक्टर में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें बताया जाता है कि एक्चुअल में कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसको रियल में उसका कितना टाइम, मतलब कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके जो हमारे की ऑपरेशन होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं और जिससे हमारे क्या होते हैं, टाइम फैक्टर को निकाला जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीडीएल कमांड। तो आपसे करें इनमें से डीडीएल के कमांड नहीं है। तो देखो डीडीएल क्या होता है, देखो ध्यान रखो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये डीबीएमएस से है। तो यहाँ पे डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप देखो अब यहाँ पे समझो कि जो डेटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज होती है उसकी जो कमांड होती है, कमांड की बात करूं तो देखो एक तो होती है क्रिएट, अच्छा उसके बाद यहाँ पे होती है अल्टर, फिर होती है ट्रंकेट और साथ में यहाँ पे क्या होती है, ड्रॉप। देखो ये आपकी कमांड होती है डीडीएल की। अच्छा इसके अलावा जो अल्टर के साथ हम क्या यूज करते हैं, जैसे रीनेम को यूज करते हैं, ठीक है, एक मॉडिफाई को भी यूज करते हैं अल्टर के साथ में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपसे पूछा नहीं है, आपसे नोट पूछा है, तो देखो इनके अलावा ट्रंकेट तो होती है भाई, अल्टर भी होती है, क्रिएट भी होती है, तो क्या नहीं है, क्या नहीं है, अपडेट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो डीडीएल है, डीडीएल के अंदर ये तो कमांड होती है, तो नहीं पूछा तो क्या नहीं है, अपडेट नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लोज। ये हैविंग क्लोज के बारे में आपसे पूछा है कि हैविंग क्लोज में क्या सही है। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि हैविंग क्लोज का यूज क्या है। देखो समझो, जो हैविंग क्लोज होता है वो भी आपकी कंडीशन को कंपेयर करने के लिए काम आता है, जैसे आपका वेयर काम करता है वैसे ही। लेकिन ध्यान रखना हैविंग क्लोज हमेशा और हमेशा आपके ग्रुप पे काम करता है। आपको स्पेशल ध्यान रखना, जो हैविंग क्लोज है वो हमेशा आपके ग्रुप पे काम करेगा। तो हैविंग क्लोज आपका हमेशा ग्रुप पे काम करता है, जबकि वेयर बाई जो क्लोज होता है वो आपके रो के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, सिमिलर टू वेयर क्लोज बट इज यूज फॉर द कॉलम रेदर देन ग्रुप। नहीं, कॉलम पे काम नहीं करता भाई, गलत बात है, ग्रुप पे काम करता है। सिमिलर टू वेयर क्लोज बट इज यूज फॉर द रो, नहीं रो पे काम नहीं करता, रो पे काम नहीं करता, ग्रुप पे काम करता है। सिमिलर टू द वेयर क्लोज बट इज यूज फॉर द ग्रुप रेदर देन द रो, बिल्कुल सही बात है, ये ग्रुप पे काम करता है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये आपके जो सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखो जो आपका हैविंग क्लोज होता है वो आपके सेम, देखो वो भी कंडीशन के लिए काम आता है, लेकिन ये स्पेशली कब, ये ग्रुप वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, तो कई बार आपसे इनका सीक्वेंस ही पूछ लेता है। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका मेनली जो इसको जो यूज किया जाता है हैविंग को यूज किया जाता है, हमारे एग्रीगेट ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमारे एवरेज होता है, मिन मैक्स होता है, काउंट होता है, सम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में वैल्यू देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके जो हैविंग जो क्लोज है इसके लिए देखो स्पेशली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके जो ग्रुप बाय क्लोज जो लगाया जाता है, ग्रुप बाय क्लोज के द्वारा जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसके बाद जो आपकी कंडीशन कंपेयर की जाती है तब आप क्या लगाते हो, हैविंग को लगाते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दिस इज ए सुपर क्लास ऑफ ऑल द एरर एक्सेप्शन इन द जावा लैंग्वेज। देखो ये कह रहा है जावा लैंग्वेज सुपर क्लास, सभी एरर और एक्सेप्शन की सुपर क्लास क्या होती है। तो देखो समझो, देखो अगर मैं क्लास, अगर एरर एक्सेप्शन, देखो आपके जो एक्सेप्शन होता है, जो एक्सेप्शन होता है, ठीक है, और साथ में आपके जो एरर होती है
इन दोनों की जो सुपर क्लास होती है, इन दोनों की जो सुपर क्लास होती है, वो सुपर क्लास का नाम क्या होते हैं? उन दोनों की सुपर क्लास होती है थ्रोएबल। कौन सी होती है? थ्रोएबल। अच्छा, और जावा की इससे ऊपर आपकी जावा कौन सी क्लास आती है? कौन सी आ जाती है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो ध्यान रखना, जो आपके एक्सेप्शन और जो एरर है, दोनों की जो सुपर क्लास है वो थ्रोएबल क्लास है, और उसके ऊपर जो क्लास आती है वो ऑब्जेक्ट क्लास आती है। ठीक है, और आपका जो जावा का जो डिफॉल्ट जो पैकेज होता है, जो सभी क्लास में इंक्लूड होता है, कौन सा होता है? जावा डॉट लैन। ठीक है, इसके ऊपर आप बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना, जो थ्रोएबल क्लास है वो दोनों, जो एरर और एक्सेप्शन दोनों की सुपर क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इफ क्लास सी इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का ये एक बन रहा है, क्लास सी है वो किससे? क्लास बी से ड्राइव्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं? विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास ए। अच्छा ये क्लास ए से है, तो इसका मतलब क्लास, देखो क्लास ए को बी ने ड्राइव कर रखा है, क्लास बी को सी ने ड्राइव कर रखा है, और सारे के सारे, अच्छा सारे के सारे क्या है? सारे के सारे पब्लिक इनहेरिटेंस है। ठीक है भाई, यहाँ पे सारे के सारे क्या है? पब्लिक इनहेरिटेंस है। सेकंड आप कंसेप्ट दे रखे हैं, यहाँ पे क्या है? पब्लिक इनहेरिटेंस है। अच्छा, यहाँ पे जो पब्लिक इनहेरिटेंस है, उसके बाद देखा है कि आपसे पूछा गया है कि आपके जो क्लास सी है, क्लास सी मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस। इसका मतलब है क्लास सी का जो मेंबर है, जो आपके फंक्शन है, वो आपके कौन कौन से फंक्शन ऊपर किसको इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना, एक तो आपको एक चीज है कि क्लास सी स्वयं के खुद के सारे मेंबर को एक्सेस कर सकती है। उसके अलावा पब्लिक इनहेरिटेंस है, तो ए और बी के पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ए और बी के, देखो यहाँ पे जो इनहेरिट होगा, देखो यहाँ पे जो इनहेरिट होगा वो पब्लिक, देखो पब्लिक और साथ में प्रोटेक्टेड, साथ में प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों को साथ में यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी के पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा और सी के सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लास सी। अब ऑप्शन देखो, ओनली प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा ऑफ सी एंड बी, नहीं गलत है। ओनली प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा ऑफ सी, रॉन्ग है। ऑल डेटा ऑफ सी एंड प्राइवेट, नहीं प्राइवेट तो नेट होता ही नहीं, आपको ध्यान रखना प्राइवेट तो नेट नहीं होता। पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ ए एंड बी, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ ए एंड बी एंड ऑल डेटा ऑफ सी, सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जावा का जो इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट एक बार आप देखना। ठीक है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी डाल दूंगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट आपसे एक प्रोग्राम दे रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं प्रोग्राम दे रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग जावा कोड। अच्छा जावा कोड में प्रोग्राम दे रहे हैं और इसमें एरर पूछ रहे हैं। ओके, अच्छा एरर क्या पूछ रहे हैं? लाइन नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसके लाइन लिखो भाई, इसका शायद आपके जो मॉडल पेपर है उसमें भी लाइन नंबर मिसिंग है, तो लाइन नंबर लिख लेना। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7 है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है, ये 11th है, ये 12th। अब देखो ये कह रहे हैं कि आपसे एरर पूछा है कि आपके जो कौन सा कोड है जिसमें एरर है। अच्छा लाइन में आपसे एरर पूछा, कौन सी लाइन में एरर है? देखो पब्लिक क्लास वाइल, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे, अच्छा क्लास का नाम देखो, क्लास का नाम वाइल ले रहा है, इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे एक लाइन देखो पब्लिक क्लास वाइल, ओके। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो वाइल है ना, यहाँ पे जो मैंने ये एक्चुअल में क्या था, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा रियल में यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, वो प्रोग्राम ये था कि यहाँ पे वाइल है ना, ये वाइल कैपिटल था, इसका मतलब यहाँ पे मैंने डब्ल्यू कैपिटल लिया था, ठीक है। ये जो मैंने प्रोग्राम खुद से बनाया था, ये क्या था, वाइल मैंने कैपिटल लिया था, ठीक है। अच्छा पब्लिक वॉइड लूप, ये मैंने क्या लिया था, प्रोग्राम लिया, मतलब ये मैंने फंक्शन लिया था। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये वाइल अगर मेरा कैपिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही था, आपके अकॉर्डिंग तो ये गलत था क्योंकि वाइल यहाँ पे स्मॉल ले रखा आपके। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी सारा आपको कंफ्यूज किया होगा इस क्वेश्चन ने, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में। तो एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता था इस क्वेश्चन के थ्रू, मैं आपको बता देता हूँ कि रियल में मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है, इंट के अंदर ये भी सही है, 0 ले रखा है। अच्छा वाइल के अंदर देखो, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे वाइल के अंदर क्या लिया है, 1 लिया है। तो देखो ध्यान रखना, जो जावा जो लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज के अंदर जो वाइल जो लूप होता है, उसके अंदर सिर्फ हम बूलियन वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ बूलियन वैल्यू को कंसिडर किया जा सकता है, इसका मतलब ट्रू या फॉल्स को, या तो ट्रू या फिर फॉल्स को। देखो बाकी जो अदर लैंग्वेज होती है उसका वाइल 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, लेकिन जावा में वाइल 1 को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये LNB क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ये क्या था, ये ऐसे था, एस बड़ा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, तो प्रिंट LN, ये LN ये छोटा था,
तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर यहाँ पे डी था राइट आंसर, जबकि आपके जो रियल में आपका जो ये क्वेश्चन है ये आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आप नंबर न तो पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे न नेगेटिव में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाना चाहता था वो कंसेप्ट ये था कि वाइल वन, देखो जावा के अंदर आपका जो वाइल वन होता है, देखो समझो यहाँ पे आपका जो वाइल वन होता है उसको हम जावा के अंदर नॉट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट यूज इन जावा, नॉट यूज्ड इन जावा। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, इसी कंसेप्ट को मैंने समझाने के लिए प्रोग्राम बनाया था आपका, ठीक है, जबकि ये प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स हो गई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट बेस्ड था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है HTML और XML। देखो यहाँ पे HTML और XML के बारे में पूछ रहे हैं, जो HTML और XML जो मार्कअप लैंग्वेज है उनके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, स्पेशली डेवलप फॉर वेब, ठीक है भाई, वेब के लिए अब HTML तो है लेकिन XML तो बाकी जगह भी यूज होती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ HTML। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज आपकी एक लैंग्वेज होती थी, इससे HTML और XML आने से पहले आपकी एक लैंग्वेज यूज होती थी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक HGML एक लैंग्वेज है, HGML। देखो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड जनरलाइज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो आपकी जितनी भी लैंग्वेज हो, जैसे आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी किस पर बेस्ड है, वो आपकी HTML पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज इसमें हो रहे स्पेशल डेवलप फॉर वेब। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे आपके जो ऑप्शन था इसमें ऑप्शन में जो स्पेशल डेवलप फॉर वेब है तो HTML तो ठीक है, लेकिन XML को काफ़ी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बेस्ड है वो किस पे होती है, HTML। तो HTML और XML किस पर बेस्ड है, तो इसका क्वेश्चन भी ये था कि ये बेस्ड किस पे है, तो पूरा ये क्वेश्चन था मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन ये था बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपका बेस्ड किस पे है, आपके HTML, मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड जनरलाइज जो मार्कअप लैंग्वेज है उस पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउजर, ये कह रहे हैं कि आप इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, ओपेरा वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर होता है, मोजिला आपका वेब ब्राउजर होता है। तो कौन सा है, लाइनक्स। लाइनक्स आपका क्या होता है, OS होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर नहीं है कौन सा, लाइनक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो प्रिटी गुड प्राइवेसी। तो यहाँ पे एक PGP एक प्रोटोकॉल होता है, प्रिटी गुड प्राइवेसी मतलब ये PGP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज क्या किया जाता है। देखो समझो यहाँ पे जो PGP होता है, देखो ये जो PGP जो प्रिटी गुड प्राइवेसी जो प्रोटोकॉल होता है ये आपके डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड होता है। और ये आपके किसको सिक्योरिटी देता है, ये आपके ईमेल को सिक्योरिटी देने के लिए इसका यूज किया जाता है, ईमेल की सिक्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो PGP जो प्रोटोकॉल होता है जो आपके किस पर बेस्ड है, डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड है, और किसको सिक्योर देता है, ईमेल को सिक्योर देता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो DES। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पे डेटा आपके मॉडल पेपर में सही है, यहाँ पे गलत हो गया, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये सिस्टम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो DES, तो DES क्या होती है, देखो समझो, देखो जो DES एल्गोरिथम होती है क्या होती है, देखो DES होती है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या होती है, डेटा एनक्रिप्शन, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा देखो DES का काम क्या होता है, DES एक एल्गोरिथम होती है, ये कैसी होती है, ये होती है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। कैसी होती है, आपकी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होती है, ठीक है। तो आपकी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होती है। अच्छा, ये जनरली ये जो आपकी सिमेट्रिक की होती है इसका मतलब होता है सेम की यूज करेगी आपके सेंडर और रिसीवर के लिए। अच्छा कैसी होती है, ये आपकी ब्लॉक साइफर होती है। कैसी होती है, आपकी ब्लॉक साइफर होती है। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले जो आपका मैसेज होता है उसको 64 बिट्स के, देखो जो मैसेज होता है उसको 64 बिट्स के, प्रत्येक मैसेज को, यहाँ पे जो मैसेज होता है उसको क्या करते हैं 64 बिट्स के ब्लॉक्स में, 64 बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 56 बिट्स की का यूज करते हुए, 56 बिट्स की का यूज करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है।
तो ये सारी की सारी कहानी आपके डीएस की शॉर्ट की कहानी है। डीएस मतलब डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि सिमेट्रिक की एल्गोरिथम बेस्ड होती है, जो आपके ब्लॉक साइफर पर काम करती है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैसेज को 64 बिट्स के ब्लॉक में डिवाइड करो, उसके बाद उस पर 56 बिट्स के की को अप्लाई करो, और 16 राउंड के थ्रू यहाँ पे मैसेज क्या किया जाता है, एनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने सारा का सारा बता दिया। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उस वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी एल्गोरिथम होती है, जो आपकी सिमेट्रिक एल्गोरिथम होती है और जो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम होती है, उनको सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्सटर्नल वेरिएबल। देखो एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब है, देखो एक्सटर्नल वेरिएबल मतलब है कि आप जैसे सपोज करो आपने मेन प्रोग्राम से, जैसे मेन फंक्शन से पहले आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल इंट ए कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, मेन लगा दिया। तो देखो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है एक्सटर्नल जो ये जो आपका वेरिएबल होता है ये क्या क्या होता है। देखो ग्लोबली एक्सेस बाय ऑल फंक्शन, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है भाई, सारे के सारे फंक्शन द्वारा ग्लोबली एक्सेस किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेस क्या होता है, पूरा पूरा प्रोग्राम करता है। अच्छा, हैज द डिक्लेयर एक्सटर्नल की, बिल्कुल सही बात है कि एक्सटर्नल जो आपका कीवर्ड्स है एसोसिएट्स के साथ, मतलब एक्सटर्नल कीवर्ड्स के साथ इसको डिक्लेयर किया जाता है। विल बी इनिशियलाइज टू 0, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करोगे, देखो ध्यान रखना, आप अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करोगे, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे बाय जो डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ वैल्यू क्या जाती है, 0 आ जाती है। क्या जाती है, 0 आ जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब है सारे के सारे सभी सही है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल के बारे में सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, देखो अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय, तो देखो ध्यान रखना आपके जो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग बात करूं, तो देखो अल्फा टेस्टिंग हमेशा क्या की जाती है, आपका जो भी आपका सिस्टम डेवलप हो रहा, सिस्टम जो डेवलप किया गया है, या मैं कह सकता हूँ जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसमें अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, उसको फाइनलाइज टेस्टिंग किया जाता है कि उसके बाद उसको कस्टमर को डिलीवर करना होता है। तो देखो अल्फा टेस्टिंग आपके ज़्यादातर जो केस में जो अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, वो हमेशा आपके टेस्टर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेस्टर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, जो टेस्टर होते हैं वो आपके अल्फा टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हर तरीके से फिट है, इसको डिलीवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी टेस्टिंग परफॉर्म होती है, इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे टेस्टर के द्वारा की जाती है। अच्छा, अल्फा टेस्टिंग में कई बार देखो यहाँ पे हमेशा तो यहाँ पे टेस्टर के द्वारा होती है, लेकिन रेयर चांस में कई बार क्या होता है, जो कस्टमर अगर टेक्निकल साइड से बिलोंग करता है तो कस्टमर से भी करवा ली जाती है। ठीक है, अगर कस्टमर टेक्निकल साइड से बिलोंग करता है तो कस्टमर से भी करवा ली जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमेशा कस्टमर द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन का पॉइंट बना हुआ है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे टेस्टिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, ये शायद आपके उसमें क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर में इसका आंसर शायद गलत भी दे रखा है, तो एक बार उसको में सोल्व भी कर लेना, मतलब उसमें चेंज कर लेना। अच्छा, ये कह रहा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब है कि जो भी सिस्टम और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अब उसे यूजर को डिलीवर करना है, लेकिन यूजर को डिलीवर करने से पहले यूजर से टेस्ट करवाना है, यूजर को बताना है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसको आप टेस्ट करके देख लीजिए कि आपके परफेक्टली आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता, और उसी कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमेशा किसका पार्ट होती है, जो कस्टमर होता है वो कस्टमर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो कि आपके जो कस्टमर की नीड होती है उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, प्रोडक्ट बना है या नहीं बना। विच मॉडल इज मोस्ट पॉपुलर फॉर स्टूडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट। तो देखो ध्यान रखना, स्टूडेंट के जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट कौन सा होता है। तो आपने देखा होगा जब आपने कॉलेज में जब स्टडी की थी, तो आपने जो आपके प्रोजेक्ट बनते थे उसके लिए आपने कौन सा मॉडल यूज किया था। क्या आपने लाइफ साइकिल मॉडल बनाया, पूरा लाइफ साइकिल मॉडल के सारे फेज लिखे थे? नहीं, आपने नहीं लिखे थे। आपने क्या किया था कि आपको कोई टास्क दी गई है, उस टास्क पे आपने क्या किया, उसको तुरंत कोडिंग करना स्टार्ट किया, और उसके बेस्ड पे उसको टेस्ट किया कि ये प्रॉपरली आउटपुट दे पा रही नहीं दे पा रही, अगर नहीं दे पा रही तो उसमें चेंज किया, और उसके बाद उसको वापस से कोड किया। तो इसका मतलब क्विक एंड फिक्स। तो आपका देखो, आपका एक मॉडल होता है जो आपका क्या होता है, क्विक होता है। इसका मतलब होता है डेवलप करो, और उसके बाद क्या करो, उसको फिक्स करो। तो देखो यहाँ पे डेवलप करो, फिक्स करो, डेवलप करो, फिक्स करो, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कोडिंग करो, फिक्स करो। तो आपके जनरली कॉलेज में कौन सा होता है, कॉलेज में यही काम करते हो आप,
भाई जो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो पूरा लाइफ साइकिल थोड़ी फॉलो करते हैं, वो आपके डेवलप करते हैं और क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्पाइरल मॉडल एक्सपेंड्स। देखो दो स्पाइरल मॉडल कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखो समझो, देखो स्पाइरल मॉडल क्या होता है। देखो स्पाइरल मॉडल जो एक्सटेंड किया जाता है, तो देखो स्पाइरल मॉडल ऐसे ऐसे चलता है। देखो समझो एक बार यहाँ पे, ये देखो क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, और आउटर देखो क्लॉकवाइज क्या करता है, आउटर साइड ऐसे क्लॉकवाइज चलता रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आउटवर्ड चले गए और क्लॉकवाइज चले गए। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल मॉडल होता है ये आउटवर्ड और क्लॉकवाइज चलता है। अब देखो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आउटवर्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमेशा क्लॉकवाइज चलता है और कैसे चलता है, आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो हमारे फेज होते हैं, तो इसमें स्पाइरल मॉडल होता है, उसमें आपको एक चीज़ अलग से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक आपका रिस्क एनालिसिस, यहाँ पे आपका रिस्क एनालिसिस नाम से अलग से एक पूरा फेज होता है, जो कि हाई बजट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको डेवलप करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, जहाँ पे रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके DRDO इसरो के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इस मॉडल से डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। देखो मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड अटैक, ये कह रहे हैं कि आपका कोई भी एक प्राइवेट नेटवर्क, इसका मतलब आपका ये कोई प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आपने बहुत सारे कंप्यूटर को आपने कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आपके जो प्राइवेट जो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, जिसको मैं कह रहा हूं ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। अब देखो यहाँ पे जो प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क को आप पब्लिक, जैसे आउटसाइड नेटवर्क, ये आपका पब्लिक नेटवर्क है, ये कह रहा हूं मैं पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट। आउटसाइड नेटवर्क से कैसे बचाओगे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एंट्री पॉइंट पे आपका फायरवॉल यूज कर जाता है। तो देखो जो फायरवॉल है वो क्या करता है, आपके यहाँ पे बैरियर के रूप में काम करता है। इसका मतलब प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बीच का बैरियर होता है। तो आउटसाइड से जो भी यहाँ पे इनकमिंग जो पैकेट आते हैं या इनकमिंग से आउटसाइड जो पैकेट जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे जो रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रूल होते हैं, उन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और सारे रूल को पृथक करते हुए फॉलो करते हुए यहाँ पे पैकेट इन आउट होते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, यहाँ पे फायरवॉल होता है जो आपके क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से। ठीक है, नेक्स्ट देखो DNS। देखो DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो जो DNS होता है, देखो समझो यहाँ पे DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। तो देखो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो क्या होता है भाई, सबसे पहले आपके क्या होता है, रूट लेवल के डोमेन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रूट होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपके सपोज करो .com डोमेन हो गया। ठीक है, जैसे आपके .com होगा, .org हो गया। ठीक है, .edu हो गया। उसके बाद जैसे कॉम की बात करूं तो .co.in हो गया। ठीक है, इस पर देखो उसके बाद जैसे आपकी बात करूं तो लोकल आपके सर्वर आ गए, जैसे अमेजोन आ गया आपका, लोकल आपके अमेजोन आ गया आपका, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो आपके DNS है, ये आपका किस टाइप, देखो DNS का काम क्या होता है पहले समझो। देखो DNS क्या करता है कि आपके एक टाइप से कॉन्टेक्स्ट, ये आपके जैसे सपोज करो पहले के ज़माने में जब आपके टेलीफोन यूज होता था, तो टेलीफोन नंबर के लिए जो टेलीफोन नंबर आते थे उसके आपके पास एक डायरी आती थी जिसमें क्या होता था, नेम लिखा होता था और उस पर्सन का टेलीफोन नंबर लिखा होता था, क्योंकि आप सभी पर्सन के टेलीफोन नंबर याद नहीं रख सकते थे। तो इसी टाइप से इंटरनेट पर आप DNS की सहायता से क्या करते हो, जो भी आपकी मशीन होती है, जो भी आपका सर्वर होता है, उसका IP एड्रेस आप याद नहीं रख सकते हो। तो जो पर्टिकुलर जो आपकी मशीन है जिसकी सर्विस को आपको एक्सेस करना है, उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए उसको हम कॉल किससे करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर नाम से कॉल करते हैं, जबकि एक्चुअल में उसका नाम क्या होता है, उसका नाम एक नंबर होता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। तो DNS क्या करता है, आपके जो रियल में जो उसको आपने जो नाम से कॉल किया उसको IP एड्रेस में, रियल IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे असाइन कैसे होता है, यहाँ पे हिरार्की बनती है, एक हिरार्की बनती है, डिसेंट्रलाइज हिरार्की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिरार्की है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे लोअर लेवल से यहाँ पे सबसे पहले काम किया जाता है, सबसे पहले लोअर लेवल से चेक किया जाता है कि जहाँ भी आपकी मैच हो जाती है आपकी DNS, उसी के थ्रू आपको रिटर्न किया जाता है DNS से। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक DNS के ऊपर पूरा एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअल DNS काम कैसे करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो DNS का जो ये पूरा जो आपका DNS का जो ग्राफिकल आर्किटेक्चर है, ये कैसे हिरार्किकल टाइप का होता है। देखो हिरार्किक होता है और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूटेड हिरार्किकल नेमिंग सिस्टम, द वर्टिकल नेमिंग, हॉरिजॉन्टल नेमिंग और क्लाइंट सर्वर। तो देखो ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हिरार्किकल नेमिंग सिस्टम होता है, क्या, DNS। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट ये कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑपरेंट
ऑफ द ऑपरेटर, देखो प्लस ऑपरेटर के बीच में यहाँ पे जो फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट यहाँ पे क्या इंट है, फर्स्ट पहला इंट यूज किया गया, उसके बाद प्लस करके अगला क्या गया है, फ्लोट यूज किया गया। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, तो ध्यान रखना हमेशा अगर बीच में प्लस है, फर्स्ट इंट और अगला फ्लोट है, तो डेफिनेट रिजल्ट किस में आएगा, हमेशा किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो आपसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका जो दो जो ऑपरेंड दे रखे हैं, ऑपरेटर दे रखे हैं, उसके थ्रू आपसे बताना है कि रिजल्ट किस में आएगा, तो किस में आएगा, फ्लोट में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ इनिशियलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जब आपका इनिशियलाइजेशन है वो पार्ट किसका, डिक्लेरेशन का पार्ट है, ऑफ ए स्ट्रक्चर देन स्टोरेज क्लास। अच्छा स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, जो इनिशियलाइजेशन पार्ट और डिक्लेरेशन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर में आपसे पूछा गया तो आपकी कौन सी स्टोरेज क्लास होगी, तो भाई उससे स्टोरेज क्लास का क्या फर्क पड़ रहा है। आपकी स्टोरेज क्लास तो कुछ कोई भी हो सकती है, आपकी ऑटोमेटिक भी हो सकती है, आपकी रजिस्ट्री भी हो सकती है, आपकी स्टैटिक भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, भाई कोई भी हो सकती है। आपकी स्टोरेज क्लास से क्या, स्टोरेज क्लास का उससे क्या मतलब है, तो आपकी कोई भी स्टोरेज क्लास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, डिजिटल सिग्नेचर, हैश्ड मैसेज इज साइन बाय ए सेंडर यूजिंग, देखो जो यहाँ पे कह रहे हैं जो डिजिटल सिग्नेचर में जो सेंडर होता है, देखो समझो यहाँ पे जो एक सेंडर होता है यहाँ पे, तो सेंडर क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या करता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो भी मैसेज होता है, सबसे पहले जो भी मैसेज होता है उस मैसेज के ऊपर कोई भी हैश एल्गोरिथम अप्लाई करता है, ठीक है, एक हैश एल्गोरिथम अप्लाई करता है। अच्छा हैश एल्गोरिथम अप्लाई कर क्या करता है कि हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये करता है हैश वैल्यू, इसका मतलब है मैसेज की हैश्ड वैल्यू निकालते हैं ये। अच्छा मैसेज की हैश्ड वैल्यू निकालते हैं। अच्छा उसके बाद ये इसको एनक्रिप्ट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना है स्वयं, तो मतलब अपनी खुद की प्राइवेट की से, तो ये क्या करता है प्राइवेट की यूज करता है, और ये प्राइवेट की क्या होती है, स्वयं, भाई इसी के जो सेंडर होता है उस सेंडर की स्वयं की प्राइवेट की होती है, उसकी सहायता से जो मैसेज का जो हैश वैल्यू निकाली है उसको क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। तो हमेशा खुद की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली होता क्या है, देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, जो ऑनलाइन की दुनिया है इसमें किसी पर्सन की ऑथेंटिसिटी को बताता है कि भाई ये जो मैसेज जो ट्रांसमिट किया जा रहा है ये राइट पर्सन के द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है, और जो कंटेंट है इसका, जो एक्चुअली जो मैसेज ट्रांसमिट है राइट पर्सन के द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है, इसका जो कंटेंट है इसमें किसी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी डिजिटल सिग्नेचर आपको बताता है। अच्छा तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है जो डिजिटल सिग्नेचर का जो कंसेप्ट है वो आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बेस्ड पर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर में जब डेटा को कोई भी सेंडर जब सेंड करता है तो खुद की वो स्वयं की प्राइवेट की से मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, जबकि जर्नल क्या होता है, जर्नल ये होता है कि जो सेंडर होता है हमेशा रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता है। डिजिटल सिग्नेचर में उल्टा होता है, यहाँ पे हमेशा स्वयं की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है। तो देखो राइट आंसर क्या होगा, रिसीवर पब्लिक की नहीं, हिज पब्लिक की नहीं, रिसीवर प्राइवेट की नहीं, यहाँ पे खुद की स्वयं की प्राइवेट की से, यहाँ पे स्वयं की प्राइवेट की से क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रोक्सी फायरवॉल यूज टू फिल्ट्रेट, अच्छा देखो प्रोक्सी फायरवॉल का मतलब देखो समझो यहाँ पे प्रोक्सी फायरवॉल क्या होता है। देखो प्रोक्सी फायरवॉल क्या होता है कि आपके इंटरनेट पे जो सर्वर लगे होते हैं, प्रोक्सी फायरवॉल की बात यहाँ पे करते हैं, तो देखो तो सर्वर पे क्या करता है, जो प्रोक्सी फायरवॉल क्या करता है आपके डिफरेंट वेब सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन देता है। सपोज करो यहाँ पे आपके जैसे वेब की कोई सर्विस है, ठीक है, वेब से रिलेटेड सर्विस होगी, सपोज करो आपके क्या है मेल की सर्विस है, जैसे क्या होगी मेल सर्विस होगी, ठीक है, वो सपोज करो आपकी क्या होगी फाइल से रिलेटेड, ये क्या होगी फाइल FTP, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ कि आपके FTP सर्विस ले रहा हूँ, देखो FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP से रिलेटेड फाइल से रिलेटेड सर्विस होगी, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ डेटाबेस से रिलेटेड सर्विस होगी, डेटाबेस से रिलेटेड सर्विस होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका प्रोक्सी फायरवॉल का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखो प्रोक्सी फायरवॉल क्या करता है कि इंटरनेट की सहायता से जो भी आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है उन सभी रिक्वेस्ट को अलग अलग फिल्टर कर देता है, ये करता है अलग अलग फिल्टर कर देता है। इसका मतलब ये जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपके सपोज करो यहाँ पे जो सर्वर है उस सर्वर में देखो इतनी सारी टास्क परफॉर्म हो रही है, तो प्रोक्सी फायरवॉल क्या करेगा इन सभी रिक्वेस्ट को अलग अलग फिल्टर करके सर्वर पे लोड को क्या कर देगा, कम कर देगा। अच्छा अब इसका ये काम किस पे करता है, तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या है सर्वर मतलब क्या है भाई पर्टिकुलर कोई होस्ट है, तो होस्ट का मतलब यहाँ पे होस्ट की प्रॉपर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो किस पे काम करेगा एप्लीकेशन लेयर पे, तो काम किस पे करेगा हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे। तो आपको ध्यान रखना जो प्रोक्सी फायरवॉल होता है वो आपका काम किस पे करता है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जो फिल्टर करता है क्या फिल्टर करता है आपके डिफरेंट आपके जो भी पैकेट्स आते हैं आपको उसकी वो क्या सर्विस लेना चाहते हैं उसके बेस्ड पे उसको आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे जो आपके ये जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इस सॉल्यूशन में आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है जिसमें आपको रियल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इस टाइप से आपको क्या करना है, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता कैसा क्वेश्चन आएगा, तो हमें ये जरूर पता है कि एग्जाम में कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, तो हम अपने अगर सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन हमें वहीं से मिलेगा। ओके, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन आप प्रॉपर वे में करें। इसका मतलब है वो 2 आवर्स का है तो आप उसको 2 घंटे एक प्रॉपर मैनेज वे में उसको 2 आवर्स में कंप्लीट करें और उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करें और उसके बाद जहां पे आपको डाउट्स लग रहे हैं उस डाउट्स को भी सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये वीडियो है ये आपको हेल्पफुल है डाउट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो साथ में यहाँ पे आपको डाउट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है ये मटेरियल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। तो इसके लिए प्लीज़ आपको एक ये जो चैनल है ये आपका अपना खुद का चैनल है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच।